नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। परिवहन एवं संचार के अंतर्गत आज हम देखते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन जो है वो लंबी दूरी तक भारी सामान का परिवहन करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यात्री परिवहन और बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान या माल का गमनागमन है वो किया जाता है और आंतरिक व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी काफ़ी अहम भूमिका है रेल परिवहन की, क्योंकि आंतरिक क्षेत्रों से रेल मार्गों के द्वारा बंदरगाहों तक सामान या कच्चा माल है वो ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एक सहायक रूप में रेल परिवहन की भूमिका है वो होती है। भारतीय रेल का वर्तमान औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था के विकास में अहम योगदान है, क्योंकि जितना भी व्यापार जो है यानी औद्योगिक क्षेत्रों से व्यापारिक जो केंद्र हैं वहाँ तक माल का परिवहन जो है उसका मुख्य साधन भारत में रेल मार्ग हैं। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो व्यापारिक विकास या औद्योगिक विकास या अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसमें भारतीय रेल का अहम योगदान माना जा सकता है। अगर अपन देखें आंकड़ों के अंतर्गत तो सन 2016 के अनुसार 2016 के जो आंकड़े हैं रेल परिवहन के, उसके अनुसार देखें तो रेल मार्गों की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर 67,312 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं वो समस्त भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो इसमें स्टेशन देखें तो 7,133 जो स्टेशन है 67,312 किलोमीटर लंबे, इसमें सभी प्रकार के रेल मार्ग शामिल हो गए। आपके ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है और नैरो गेज है, सभी प्रकार के जो रेलवे लाइन मिला के और टोटल जो लंबाई 67,312 और टोटल जो स्टेशन है 7,133। इसके अलावा से रेल इंजन जो हैं वो 9,213 वर्तमान में कार्यरत हैं। 9,213 जो रेल इंजन हैं वो वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, तो इससे मान लो आंकड़ों में अपन देखें 2016 के आंकड़ों के अनुसार 67,312 किलोमीटर रेल मार्ग हैं, जिसमें तीनों प्रकार के गेज शामिल हो गए, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इसके अलावा स्टेशन जो है वो 7,133 टोटल स्टेशन है और 9,213 इंजन जो हैं वो भारत में रेलवे इंजन हैं वो कार्यरत हैं। इतिहास की अगर अपन बात करें भारतीय रेलवे का इतिहास, तो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। प्रथम रेल जो है भारत में प्रायोगिक तौर पर इसका जो परिचालन 1851 में किया गया था। प्रायोगिक रूप में पहला जो रेल परिचालन है वो 1851 में किया गया था और वास्तविक रूप से रेलगाड़ी का जो संचालन है वो किया गया था 1853 में, यानी 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी और प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो थी 33.6 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 33.6 किलोमीटर लंबाई में चलाई गई थी और सन 1951 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सन 1951 में भारतीय जो रेलवे है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण सन 1951 में कर दिया गया, यानी कहने का मतलब 1951 में भारतीय रेलवे को सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत ले लिया गया, यानी इसका संचालन और रखरखाव का जो कार्य है वो गवर्नमेंट के अधीन आ गया और वर्तमान में देखें तो सार्वजनिक सेक्टर का सबसे बड़ा उपक्रम है। यानी भारत में जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें सबसे बड़ा उपक्रम है वो इंडियन रेलवे है और वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी हैं
सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत वो इंडियन रेलवे में कार्यरत कहते हैं। यानी कहने का मतलब भारत में जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोगों को भारतीय रेलवे के द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें अगर अपन देखें तो पहला जो विद्युत इंजन है वो चलाया गया था, पहला विद्युत इंजन डेक्कन क्वीन जो रेलगाड़ी है, डेक्कन क्वीन रेलगाड़ी है, उसमें पहला विद्युत इंजन है वो चलाया गया था 1929 में। पहला विद्युत इंजन 1929 में डेक्कन क्वीन जो रेलगाड़ी है उसमें ये इंजन है वो लगाया गया था। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वर्तमान में विद्युत इंजनों का जो है प्रचलन हो गया है। और ये इंजन जो है वो यहीं पे मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहला जो इंजन है डेक्कन क्वीन के नाम से ये रेलगाड़ी, जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन या विद्युतीकृत रेलगाड़ी इसको कहा जा सकता है, वो चलाई गई थी 1929 में। अपन बात करें कि जो रेलगाड़ी चलाई जाती है तो उसमें अलग अलग गेज होते हैं, यानी पटरियों की दूरी के आधार पे अलग अलग गेज का निर्माण किया जाता है, जिसको 3 भागों में बांटते हैं अपन। तो आपके ब्रॉड गेज यानी बड़ी रेलगाड़ी, और एक आपके मीटर गेज, और एक है नैरो गेज। तो रेल की जो पटरियां होती हैं उन पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उसके आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1.67 मीटर होती है इसमें, और मीटर गेज में 1 मीटर होती है, इसलिए इसका नाम है मीटर गेज। और इसमें जो है 0.66 मीटर। नैरो गेज जो है उसमें 0.66 मीटर जो है वो इसमें होती है। ठीक है, यहाँ पर ब्रॉड गेज की जो लंबाई है वो भारत में सबसे ज़्यादा है, और वर्तमान में नैरो गेज और मीटर गेज है उनको भी ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के द्वारा एक प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है यूनिगेज, एक प्रोजेक्ट यूनिगेज प्रोजेक्ट के नाम से, यूनिगेज प्रोजेक्ट। किसके अंतर्गत कि सभी जो रेलगाड़ियां हैं वो एक गेज पर या एक ही लाइन पे चलनी चाहिए। तो इस आधार पे जो है यूनिगेज प्रोजेक्ट चलाया गया है, और इसके अंतर्गत जितनी भी मीटर गेज लाइन है उनको ब्रॉड गेज में, और नैरो गेज लाइन है उनको ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है। यानी जितनी अधिकांशतः जो मीटर गेज थी तो मीटर गेज लाइनों को जो है वो परिवर्तन किया जा रहा है ब्रॉड गेज के रूप में, और ये कार्य किया जा रहा है यूनिगेज जो प्रोजेक्ट योजना थी उसके अंतर्गत। भारत में अगर अपन देखें तो जो छोटी लाइन होती है या मीटर गेज लाइन होती है तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, साथ में समय जो है वो भी अधिक लगता है, जिसके कारण से विभिन्न जो मीटर गेज की लाइनें हैं उनको यूनिगेज प्रोजेक्ट के तहत ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है, और लगभग अधिकांश जो कार्य है वो इसमें पूर्ण कर लिया गया है। अगर अपन देखें तो आंतरिक भाग में जैसे लोहा अयस्क या भारी जितना भी कच्चा माल होता है, लोहा अयस्क है, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम है, आपके कोयला वगैरह है, खनिज तेल वगैरह है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक वगैरह है, तो इनका परिवहन जो है वो रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में जो भारतीय रेलवे है उसके ऊपर यात्री और माल इन दोनों का दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस दबाव के कारण से भारतीय रेलवे में अनेक परिवर्तन है वो किए जा रहे हैं। और इसमें मुख्य जो परिवर्तन है वो इस रूप में अपन देख सकते हैं कि एक तो जो रेलवे ट्रैक हैं, रेलवे मार्ग हैं, उनको दोहरीकरण किया जा रहा है। ठीक है, उनका दोहरीकरण का मतलब आने जाने के जो ट्रैक हैं वो अलग अलग बनाए जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो ऐसे मार्ग जिनमें व्यस्तता ज़्यादा है तो उनका दोहरीकरण है वो किया जा रहा है। साथ में रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, यानी जहाँ पे डीजल इंजन चल रहे थे तो उन डीजल इंजनों वाले जो रेल मार्ग थे उनको विद्युतीय रेल मार्ग में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अलावा जो ब्रॉड गेज लाइनें थी, जो मीटर गेज जो लाइनें थी, उनको ब्रॉड गेज लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है।
इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशल जो गेज रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं जिनमें केवल माल का परिवहन किया जाएगा, यानी जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में माल का परिवहन होता है तो उसमें जो है केवल माल का परिवहन है वो किया जाएगा। और इस दिशा में मालगाड़ियों के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर योजना इसका निर्माण किया जा रहा है। डेडिकेटेड कॉरिडोर योजना, यह योजना दिल्ली से मुंबई के बीच में, दिल्ली से मुंबई के बीच में, यानी जो रेलवे ट्रैक था उसी के सहारे सहारे एक दोहरा रेलवे ट्रैक है वो और बनाया गया है, जिसमें दिल्ली से लेके और मुंबई तक दोहरा रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। उसमें केवल माल का परिवहन है वो किया जाएगा। और इसके अंतर्गत रेवाड़ी से लेके और मुंबई तक दोहरा रेल मार्ग जो है वो बनाया जा रहा है, जहाँ पर केवल जो है माल या वस्तुओं का परिवहन है वो इसके अंतर्गत किया जाएगा। राजस्थान में अगर अपन देखें तो टोटल जो भारत की रेल है, रेल मार्ग है, उसका 11% जो भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है। टोटल जो भारतीय रेल है उसका मात्र 11% जो हिस्सा है वो राजस्थान में पाया जाता है। और टोटल जो रेल मार्ग हैं उनकी लंबाई 5870 किलोमीटर, 5870 किलोमीटर जो लंबाई है टोटल वो राजस्थान में स्थित है, जो कि समस्त देश का 9.17% जो भाग है वो माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रॉड गेज है वो सबसे ज़्यादा है। ब्रॉड गेज की जो लंबाई है वो लगभग 83%, यानी टोटल जो रेल मार्ग हैं उसमें लगभग 83% जो हिस्सा है, यानी 82.9%, तो लगभग 83% जो हिस्सा है वो इसमें है ब्रॉड गेज के अंतर्गत। और लगभग 15.6% जो हिस्सा है वो है मीटर गेज का। और वर्तमान में अधिकांश जो मीटर गेज है उनको भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। और मात्र 1.5% जो हिस्सा है वो है आपके नैरो गेज। नैरो गेज जो लाइन है वो धौलपुर वाला जो भाग है, धौलपुर से सरमथुरा वहाँ तक केवल एक ही ये गेज है जहाँ पे नैरो गेज रेलगाड़ी है वो वर्तमान में चलाई जा रही है। तो कहने का मतलब अधिकांश जो भाग है वो ब्रॉड गेज के अंतर्गत है। लगभग 83% हिस्सा है राजस्थान का वो ब्रॉड गेज के अंतर्गत है। और जो मीटर गेज है उसको भी वर्तमान में आमान परिवर्तन के अंतर्गत इसको भी जो है ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखें तो राजस्थान में अधिकांश जो भाग है वो लगभग जो हिस्सा है रेलवे का वो ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो चुका है। इसके बाद में रेलवे के बाद में अपन देखें तो नेक्स्ट है आपके पाइपलाइन। रेल परिवहन के बाद में पाइपलाइन परिवहन, यानी 3 जो स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन हो गया, सड़क परिवहन के बाद में रेल परिवहन और इसके बाद में है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन देखिए, अन्य जो परिवहन के साधन हैं, चाहे सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, जल परिवहन हो या वायु परिवहन हो, उन सब में यात्रियों और माल का परिवहन किया जाता है, यानी यात्री लोग और माल जो है इनका गमनागमन होता है। लेकिन पाइपलाइन जो है उसमें केवल माल का परिवहन है वो किया जाता है, यानी इसमें यात्री परिवहन है वो वर्तमान में संभव नहीं है। इसमें पाइपलाइनें जो हैं वो बनाई जाती हैं पहले से। जैसे मान लो पाइपलाइनों का उपयोग किया जा रहा है भाई, जल के लिए पाइपलाइन बनाई जाती है, दूध के लिए भी जैसे मान लो पाइपलाइनों का प्रयोग है वो किया जाता है। लेकिन वर्तमान में पाइपलाइनों का प्रयोग है विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लो जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कुछ रसायन वगैरह हैं
उनमें पाइपलाइन के द्वारा, यानी जो फ्लूइड या लिक्विड या तरल अवस्था में जो चीज़ें होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाया जाता है। तो एक नई तकनीकी या नई विधा है, यानी परिवहन के अंतर्गत सबसे नवीन जो तकनीक है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो वो कौन सी कही जा सकती है? पाइपलाइन परिवहन, क्योंकि ये सबसे नवीन तकनीक है और इसके द्वारा जो परिवहन कार्य होता है उसमें प्रारंभिक लागत अधिक है। प्रारंभिक जो लागत है वो इसमें ज़्यादा है और उसके बाद में जो रखरखाव है वो इसमें न्यूनतम है, यानी बाद में जो कार्य होगा तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई लागत नहीं आएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रारंभ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में जो खर्चा है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाती है तो पाइपलाइन बिछाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन उसके बाद में काफ़ी कम खर्चा होता है इसके रखरखाव में या इसका जो संचालन किया जाएगा उसमें काफ़ी कम खर्चा है वो होता है, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार के आवागमन के साधनों की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। दूसरा, समय कम लगेगा, चाहे कितनी ही किलोमीटर दूरी पे हो वहाँ से फ्लूइड या जो लिक्विड अवस्था में जो भी पदार्थ होगा वो बह के पाइपलाइनों के माध्यम से और बहुत कम समय में और बिना किसी खर्चे के आसानी से परिवहित किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से देखें तो जो तरल माल होता है उस तरल माल का परिवहन करने के लिए सर्वोत्तम साधन है वो पाइपलाइन कही जा सकती हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में अगर अपन देखें तो विभिन्न प्रकार का जैसे कच्चा तेल है वो रिफाइनरीज तक ले जाया जाता है और रिफाइनरीज से जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों तक ले जाया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस है, विभिन्न रासायनिक उर्वरक के जो कारखाने हैं उनमें जो है ये पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाया जाता है। भारत में अगर अपन देखें जो आंतरिक जो रिफाइनरीज हैं जिसमें मथुरा की रिफाइनरी है, बरौनी की रिफाइनरी है, पानीपत की जो रिफाइनरी है, तो इनमें कच्चा माल जो है आसपास में उपलब्ध नहीं है। तो कच्चा माल जो है वो तेल के जो कुएं होते हैं वहाँ से पाइपलाइनों के माध्यम से इन रिफाइनरीज में लाया जाता है और वहाँ फिर इनसे पेट्रोकेमिकल या विभिन्न प्रकार के जो पेट्रो उत्पाद बना के और फिर मार्केट में भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार से पाइपलाइनें जो हैं वो मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल उद्योग में इनकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और इनमें केवल प्रारंभिक लागत आती है, यानी शुरुआत में पाइपलाइनों को बिछाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लागत होती है, लेकिन उसके बाद में इनके रखरखाव में या उसके बाद में संचालन में जो है वो लागत है वो बिल्कुल न्यूनतम होती है। दूसरा, इनमें जैसे मान लो समय भी कम लगता है, परिवहन में समय जो है वो भी कम लगेगा, बाद में परिवहन का जो खर्चा है वो भी कम आता है। दूसरा, बाधाएं नहीं होती हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा जो है वो नहीं होती है और डैमेज या हानियां जो हैं वो भी काफ़ी कम मात्रा में इसमें होती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो पाइपलाइन के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है, तो भारत के संदर्भ में देखें तो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं इसमें। पहला है ऊपरी असम क्षेत्र। तो जो ऊपरी असम क्षेत्र है यहाँ से पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई है, जिसमें गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद और कानपुर। गुवाहाटी से, असम के गुवाहाटी से लेके बरौनी, इसके बाद में इलाहाबाद और कानपुर तक जो है पाइपलाइन बिछाई गई है। ठीक है, तो जो गुवाहाटी के तेल क्षेत्र हैं जहाँ से खनिज तेल का उत्खनन किया जाता है और उनको कानपुर, इलाहाबाद तक पाइपलाइन के माध्यम से, तो ये एक क्षेत्र है, ये पुराना क्षेत्र है जहाँ सबसे पहले पाइपलाइन का एक जाल है वो बिछाया गया था। इसके अलावा बीच में इसकी 2 शाखाएं और जो है वो निकाली गई हैं। एक है राजवंद से हल्दिया तक, एक जो शाखा है वो राजवंद से एक छोटी शाखा निकाल के और हल्दिया जो बंदरगाह है वहाँ तक चली जाती है, और एक जो शाखा है वो गुवाहाटी से
सिलीगुड़ी तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक चली जाती है। ठीक है, तो सबसे पुराना क्षेत्र है ये। और यहाँ पे गुवाहाटी के जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उन जो कच्चा खनिज तेल होता है उसको विभिन्न रिफाइनरी तक इसके द्वारा पहुँचाया जाता है, जिसमें गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद और कानपुर तक मुख्य पाइपलाइन है वो बिछी हुई है। और इसकी 2 शाखाएं राजवंश से हल्दिया तक, और फिर राजवंश जो क्षेत्र है वहाँ से गुवाहाटी होते हुए सिलीगुड़ी, जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित है, सिलीगुड़ी तक जो है वो जाता है। दूसरी शाखा राजवंश से मोरीगांव है, जो सिलीगुड़ी में मोरीगांव। ठीक है, तो ये शाखा हल्दिया और एक इधर से यहाँ तक जाती है मोरीगांव तक। ठीक, दूसरी जो पाइपलाइन है वो है गुजरात में। दूसरा जो क्षेत्र आ गया गुजरात क्षेत्र। गुजरात में जो सलाया है, सलाया से विरमगांव। ठीक है, यानी असम के बाद में दूसरा जो उत्पादक क्षेत्र है वो है गुजरात। वर्तमान में अगर अपन देखें तो पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो गुजरात क्षेत्र में हो रहा है। तो दूसरी जो पाइपलाइन है वो सलाया से विरमगांव और मथुरा, दिल्ली, पानीपत और फिर जालंधर तक। ठीक है, यानी पंजाब का जो जालंधर क्षेत्र है वहाँ तक तो गुजरात से सलाया से पाइपलाइन बिछाई गई है। विरमगांव होते हुए मथुरा की जो रिफाइनरी है वहाँ तक जो है कच्चा तेल पहुँचता है। उसके बाद में दिल्ली से पानीपत रिफाइनरी और जालंधर में जो रिफाइनरी है वहाँ तक जो है ये पहुँचता है। और इसमें एक जो शाखा है वो निकाली गई है वडोदरा के पास। वडोदरा के पास में जो आपके कोयली जो तेल उत्पादक क्षेत्र है, कोयली से चक्सू तक। ठीक है, एक जो शाखा है इसकी छोटी शाखा वो वडोदरा के पास में कोयली से निकाली गई है, कोयली से लेके और चक्सू तक। ठीक है, तो दूसरी गुजरात का क्षेत्र हो गया सलाया से लेके और पंजाब जालंधर तक। तीसरा जो क्षेत्र है वो हो गया गुजरात का क्षेत्र। ये भी गुजरात में हजीरा से स्टार्ट होता है, हजीरा से लेके और विजयपुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको बोलते हैं HBJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, HBJ पाइपलाइन। तो इसमें गुजरात के हजीरा से लेके मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए जगदीशपुर तक ये जो पाइपलाइन है वो आती है। ठीक, इसकी जो एक शाखा है वो कोटा की ओर आ जाती है, यानी कोटा में जो गैस आधारित प्लांट लगा हुआ है उर्वरक का और बिजली उत्पादन का, उसमें जो गैस आती है, प्राकृतिक गैस जो आ रही है वो इस शाखा के द्वारा आ रही है। तो राजस्थान को SBJ जो पाइपलाइन है उसी से राजस्थान को जो है वो एक शाखा के रूप में लाभ प्राप्त हो रहा है। तो एक शाखा कोटा में आ जाती है और एक शाखा जो है वो शाजापुर, एक शाखा यूपी में शाजापुर में निकाली गई है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो पाइपलाइनों का जो जाल है तो उसके 3 क्षेत्र हैं। एक तो असम का ऊपरी क्षेत्र है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है, यानी गुवाहाटी से होते हुए बरौनी, इलाहाबाद और कानपुर तक मुख्य पाइपलाइन आती है। और इसकी 2 छोटी शाखाएं हैं, वो हो रहे हैं राजवंश से हल्दिया तक और राजवंश से मोरीगांव तक। तो एक तो राजवंश से हल्दिया तक आ जाती है पश्चिम बंगाल में, एक राजवंश से गुवाहाटी होते हुए सिलीगुड़ी के पास में है मोरीगांव, सिलीगुड़ी मोरीगांव वहाँ तक आता है। ठीक है, दूसरा गुजरात क्षेत्र, तो यहाँ पे सलाया से विरमगांव होते हुए मथुरा, दिल्ली, पानीपत और पंजाब में जालंधर तक मुख्य जो पाइपलाइन है वो जाती है। एक जो शाखा इसकी निकाली गई है वडोदरा के पास में कोयली, जो तेल शोधनशाला भी यहाँ पे स्थित है, मुख्य तेल का केंद्र है गुजरात का कोयली। तो कोयली से एक शाखा निकलती है जो चक्सू तक जाती है।
तीसरी जो क्षेत्र है वो गुजरात से स्टार्ट होता है, हजीरा HBJ पाइपलाइन कही जाती है ये, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। तो हजीरा से स्टार्ट होके मध्य प्रदेश के विजयपुर और उत्तर प्रदेश के यूपी तक ये जाती है, ठीक है। और इसमें दो जो छोटी शाखाएं वो निकाली गई हैं, एक तो कोटा राजस्थान के लिए और एक शाजापुर यूपी के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं जल परिवहन। ठीक है, विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जल परिवहन जो है वो एक सबसे सस्ता साधन माना जाता है। और इसके मूल कारण ये है कि इसमें एक तो मार्ग बनाने नहीं पड़ते हैं। जैसे मान लो सड़क मार्ग है तो उसमें सड़कें बनानी पड़ती हैं, या रेल मार्ग है तो उसमें रेलवे ट्रैक हैं वो बिछाने पड़ते हैं। तो इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रारंभिक जो लागत है मार्ग बनाने की वो इसमें नील होती है। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा, इसमें ईंधन या ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पानी पर घर्षण जो है वो काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार से काफ़ी कम मात्रा में, यानी जो जितनी ऊर्जा धरातल पे लगेगी उससे काफ़ी कम मात्रा जो ऊर्जा होगी उसमें लंबी दूरी तक परिवहन जल में किया जा सकता है। तो ऊर्जा या ईंधन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें बचत होती है, और जिसके कारण से प्रदूषण है वो भी बहुत कम मात्रा में होगा। इसलिए ये जो परिवहन है जल परिवहन, उसको पर्यावरण के अनुकूल परिवहन भी कहा जा सकता है। वर्तमान में जो जल परिवहन है वो दो रूप में उपलब्ध है, एक तो सामुद्रिक जल परिवहन के रूप में और दूसरा है आंतरिक जल परिवहन के रूप में। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन में विभिन्न प्रकार की, जैसे नदियाँ वगैरह हैं, नहरें वगैरह हैं, या कुछ पश्च जल वगैरह हैं वो, या फिर तटीय भाग जो है उसको काम में लिया जाता है आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत। वर्तमान में अगर आंकड़ों में अपन देखें तो आंतरिक जल परिवहन द्वारा 14,500 किलोमीटर लंबाई में 14,500 किलोमीटर लंबाई में आंतरिक जल परिवहन सुविधा अपने को उपलब्ध हो रही है। और इस लंबाई में लगभग 450 लाख टन माल का परिवहन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो आंतरिक जल परिवहन की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है और इसमें 450 लाख टन माल का परिवहन प्रतिवर्ष यहाँ पर किया जाता है। और आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से अगर अपन देखें तो जो पूर्वी राज्य हैं उनमें आंतरिक जल परिवहन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अपन देखते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग। राष्ट्रीय जल मार्गों के अंतर्गत विभिन्न जो नदियां हैं उनको जो है जल परिवहन के रूप में काम में लिया जाता है। तो प्रमुख जो नदियां हैं जो जल परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाती हैं उसके अंतर्गत गंगा, यमुना, हुगली, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं भारत में जिनमें आंतरिक जल परिवहन की सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध है। इसमें मुख्य जो नदी है हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, हुगली और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, इनमें आंतरिक जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं उसमें नर्मदा और ताप्ती, मांडवी और महानदी, गोदावरी और जो कृष्णा नदियाँ हैं उनमें जल परिवहन की सुविधा है वो उपलब्ध है। जिस प्रकार से नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, उसी प्रकार से नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो भी बनाए गए हैं। तो इसमें पहला जो नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग है उसकी अपन बात करें तो नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या
एक। जो प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी ये गंगा नदी में स्थित है। इलाहाबाद से लेके और हल्दिया जो बंदरगाह है वहाँ तक टोटल जो लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर, ठीक है। और नदी हो गई इसमें गंगा नदी, ठीक। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक ये जो मार्ग है इसको कहा जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो हल्दिया से लेके और इलाहाबाद तक है गंगा नदी में। टोटल जो लंबाई है इसकी वो है 1620 किलोमीटर। दूसरा जो जलमार्ग है वो हो गया आपके राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। असम में है ये, सदिया से लेकर धुबरी तक, सदिया से लेकर धुबरी तक। और इसमें जो नदी है वो कौन सी आ जाएगी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर में, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में सदिया से लेके धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र का भाग नौकायन योग्य है तो उसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। इसके बाद में तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। यह केरल की तटीय नहर जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम, केरल का जो तटीय भाग है उस तटीय भाग के सहारे का जो क्षेत्र है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 घोषित किया गया है, जो कि कोल्लम से लेके और कोट्टापुरम तक है। यानी ये जो है बिल्कुल तटीय जो भाग है उसके बिल्कुल सहारे चल रहा है। और इसमें कोल्लम से लेके और कोट्टापुरम तक का जो भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल है। टोटल जो लंबाई है वो है इसकी 205 किलोमीटर। और इसके अंतर्गत 2 जो छोटी नहरें हैं वो और निकाली गई हैं। एक है उद्योग मंडलम, एक जो नहर है वो है उद्योग मंडलम, और एक नहर है चंपाकारा नहर। तो इस प्रकार से 2 नहरें हैं, एक तो उद्योग मंडलम नहर और दूसरी है चंपाकारा नहर। इसके अलावा जो चौथा जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4, वो है काकीनाडा से भरकानन। काकीनाडा से भरकानन आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा वाला भाग है वहाँ पे स्थित है। टोटल जो लंबाई है लगभग 1100 किलोमीटर। ये भी तटीय भाग में स्थित है। तो काकीनाडा जो क्षेत्र है तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग आपके बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहाँ से काकीनाडा से लेके भरकानन तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबाई में ये स्थित है। इसके अलावा जो 5वां राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, इसके अंतर्गत मताई जो नदी है वो आ गई, ब्राह्मणी जो नदी है वो आ जाएगी। इसमें जो विभिन्न नदियां हैं उन नदियों का जो डेल्टाई भाग है जो समुद्र के सहारे लगता हुआ है उसको इसके अंतर्गत, जो परिवहन योग्य है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें एक तो मताई नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी, ठीक है, इनके डेल्टाई भाग जो समुद्र के सहारे
लगते हुए हैं और वहाँ पर परिवहन नौगम्य है और परिवहन के लिए इनको काम में लिया जाता है। इसकी टोटल जो लंबाई है 588 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से मुख्य जो वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवेज, जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे नेशनल वाटरवेज हैं, तो वो हैं 5। और इसमें पहला जो वाटरवेज है जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, तो वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी पे स्थित है, 1620 किलोमीटर लंबाई में सबसे बड़ा है ये। और दूसरा जो वाटरवे है, वाटरवे नंबर 2, सदिया से लेके धुबरी तक, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, 891 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तीसरा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो जलमार्ग संख्या 3, केरल की जो तटीय नहर है वो इसमें शामिल है, अरब सागर के सारे केरल का तटीय भाग, और जो कोल्लम से लेके कोटापुरम तक 205 किलोमीटर लंबाई में। और 2 नहरें जो हैं वो और निकाली गई हैं इसमें। एक जो नहर है वो आ जाती है उद्योग मंडलम नहर है और दूसरी है चंपाकारा नहर, तो वो भी इसी 205 किलोमीटर जो लंबाई है उसी में शामिल है, ये भी चंपाकारा और उद्योग मंडलम नहरें। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, ये दोनों जो ये जलमार्ग हैं वो हैं बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग के सहारे। इसमें काकीनाडा से लेके भरकानन तक, आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला जो तटीय भाग है वहाँ पर 1100 किलोमीटर लंबाई में स्थित है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, इसमें ब्राह्मणी, मताई और महानदियों का जो क्षेत्र है, यानी समुद्र तटीय भाग में जो डेल्टाई भाग है तो उसको जो है वाटरवे के रूप में काम में लिया जाता है। उसमें मताई नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी का डेल्टाई भाग 588 किलोमीटर लंबाई का जो क्षेत्र है वो इसमें काम में लिया जाता है।